ढोड़ी ऊपर बसेगा कला गीतला, ये पता जिंदगी भेड़ छोड़ा गया हो, ये भैया ऊपर होते ना कला गीतला, ये पता जिंदगी भेड़ छोड़ा गया हो। बाबू धारा कुदारी मोरेंगे खेता जी कला गाना गा, ये पता जिंदगी भेड़ छोड़ा जी हो, ये जिया जाते देखे रे कला दादेर गा, ये पता जिंदगी भेड़ छोड़ा गया हो। फसलें कट चुकी हैं, महीनों तक खेतों में की गई कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और अब वक्त है त्योहारों का। और आज ये आदिवासी एकजुट हैं एक लोक नृत्य का हिस्सा बनने के लिए। सैला सरगुजा जिले के इन आदिवासियों का एक लोक नृत्य है। हर साल धान की फसल कटने के बाद ये आदिवासी इस लोक नृत्य के माध्यम से जश्न मनाते हुए समय पर होने वाली बरसात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। गाली में खेल रे खोरी लारी गावरे लरी कसे पूछला बात, अरे भैया लरी कसे पूछला बात, दिल में लरी करे अनाधना चिवारा रे कहीं दे बेटा ठाकुरागार, अरे भैया कहीं दे हो ठाकुरागार, अखिया तोर फूट रे अखिया हेरावे नहीं बिना ठाकुरागार, अरे भैया नहीं बिना ठाकुरागार, दूर में या है चंदना का सिर चले अंगन में नींबू गड़ा झाड़, अरे भैया अंगन में नींबू गड़ा झाड़। खेती से गुजर बसर करने वाले ये आदिवासी छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक, रहस्यमय भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक ऐसा राज्य है जो इंद्रियों को जागृत, मस्तिष्क को प्रेरित व आत्मा और शरीर को तरोताजा कर देता है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य व सांस्कृतिक विभिन्नता का सुंदर समन्वय है। हरे भरे जंगल, खनिज खदान, सुंदर जलप्रपात और नदियों के बीच यहां प्रकृति अपने संपूर्ण रूप में दिखती है। देश में मौजूद जंगलों का 12% हिस्सा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे हरित राज्यों में से एक माना जाता है और जैविक भंडार के रूप में भी देखा जाता है। इन जंगलों में न केवल वनस्पति बल्कि औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बेहद खूबसूरत झरने हैं जिनकी तुलना विश्व के बेहतरीन झरनों से की जा सकती है। इनमें प्रमुख हैं चित्रकूट, तिरथगढ़ और चित्रशारा। महानदी शेवनाथ, हादेव, मंड, ईब, पायरी, केलो, उदंती, इंद्रावती और मनियारी आदि नदियों के बीच
1,35,194 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राज्य को 16 जिलों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर में आता है कोरिया, जसपुर और सरगुजा। उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कोरबा, बिलासपुर, जंजगीर, चंपा और रायपुर। कावरडा, राजनंदगांव व दुर्ग मध्य में तथा कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। यहां के आदिवासियों को अपने जंगलों और धरती से विशेष लगाव है। इनकी संस्कृति, मान्यताएं, प्रथा, आचार विचार, व्यवहार सभी कुछ प्राकृतिक संपदा के इर्द गिर्द बुने हुए हैं। संगीत के माध्यम से ये आदिवासी इन संपदाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए जीवन का स्रोत ही नहीं बल्कि खुद जीवन है। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए ये संविधान के 5वें शेड्यूल के अंतर्गत आता है। 5वें शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को वहां की संस्कृति का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के माध्यम से वो अपनी विशिष्ट जीवन शैली और जनाधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं। ये एक प्रयास है वर्षों से शोषित जाति को उनके अस्तित्व व हक के प्रति सजग व अवगत कराने का। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी पेसा ऐसा ही एक कारगर प्रयास है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है। तरफ से इसके ऊपर बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है, गरीब के हितों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये उन्हें न केवल स्वशासन का अवसर प्रदान करता है, बल्कि वर्षों से हो रहे उनके शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करके अपनी किस्मत खुद बनाने की प्रेरणा भी देता है। पेसा अधिकार देता है इन आदिवासी लोगों को जनतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग करने का। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर गांव में गांव के लोग उनकी भागीदारी हो और ग्राम पंचायतें जो थीं उन्हें अधिकार मिले, इस लिहाज से वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। फिर भी कुछ ये देखा गया बाद में कि अब ग्राम सभाओं को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनको ये अधिकार मिले कि उनके गांव में कैसा विकास चाहिए, गांव के बारे में वो क्या सोचते हैं, गांव की संस्कृति, गांव का जो जंगल है, पानी है, ज़मीन है, वो सारा कुछ उनके अधीन हो, उसका वो प्रबंधन कर सकें। उस हिसाब से पेसा एक्ट आया और इस पेसा एक्ट में ख़ास बात ये थी कि जो जनजाति लोग हैं उन्हें इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो या जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो या गांव में सरपंच हो, ये सब जनजाति होंगे, महिला या पुरुष। और इस लिहाज से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो छूट रहा था, जनजातियों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल रहा था, वो बात इसमें पक्की हो गई कि ये जो प्रतिनिधि होंगे प्रमुख रूप से ये जनजाति होंगे, आदिवासी होंगे। और उसके अलावा इनकी जो संस्कृति है, जो कला है, जो पहचान है, उसको भी ये अपने उस अधिकार के तहत, पेसा एक्ट के तहत संरक्षित कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से पेसा एक्ट से काफ़ी कुछ लाभ हो रहा है और जिन क्षेत्रों में भी पेसा एक्ट है उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। संविधान के अंतर्गत 73वां संशोधन और 1996 का अधिनियम पंचायतों का प्रावधान का मुख्य लक्ष्य ग्राम सभा को ताकत देकर भारत में विकेंद्रीकरण का संचालन करना था। इसमें पेसा ग्राम सभा को कानूनी ताकत देने में सफल रहा, ताकि वो रीति रिवाजों को कायम रखकर गांव का विकास,
प्राकृतिक खनिजों का संरक्षण और विवादों का निपटारा भी कर सकें। इस विधेयक का लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाना था। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास रिवाजों, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण हेतु हर संभव कदम उठाने की ताकत होती है। आदिवासी समुदायों में ये सभाएं पारंपरिक तरीकों से विवादों का निपटारा करती हैं। अभी कहा थे कि हम कहा समझाते कौन सा है बेईमान, तो वो दिन मांग कर 2 दिन के और दोनों पक्षों को ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना पड़ता है। कोई बात जगह जमीन नहीं देखा परंपराओं के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत फैली हुई भूमि, जल और जंगलों के ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण होता है। इसके अलावा ग्राम सभा के पास पंचायत की योजनाओं को स्वीकृति देने का, योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान और धन के सदुपयोग के लिए प्रमाण पत्र की मंजूरी जैसा निर्णायक कार्य, पुनर्वास, छोटे खनिजों के खनन हेतु स्वीकृति तथा भू अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श करने का अधिकार, जमीन को बाहरी कब्जे से छुड़ाना तथा गांव की जमीन का संरक्षण करने का अधिकार, मदिरा की खपत और उसकी बिक्री के ऊपर नियंत्रण या उस पर रोक लगाने का अधिकार, गांव के बाजारों का प्रबंधन, जंगलों से उत्पन्न होने वाली छुटपुट चीजों पर स्वामित्व, सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और संस्थानों पर नियंत्रण तथा स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार है। पर अक्सर ऐसे अधिनियम के पारित होने में जो चुनौतियां आती हैं, उससे कहीं बड़ी चुनौती होती है उसे लागू करना। पेशा के साथ भी ऐसी चुनौतियां आईं, मगर सफलता भी मिली और ये सफलता थी गांव वालों की, चंदन नगर के निवासियों की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित अंबिकापुर नामक जगह से करीब 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव चंदन नगर। साल के जंगलों से घिरा हुआ और अभयारण्यों व गर्म कुंड के बीच स्थित ये कोई साधारण गांव नहीं है। धान की खेती पर निर्भर यहां का जन समुदाय यूं तो बहुत कर्मठ, भोला और उत्साही है, मगर अपने अधिकारों के प्रति सजग भी है। पेशा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जिन आदिवासी लोगों से उनकी जमीन किसी भी विकास कार्य के लिए ली जाएगी, उसके एवज में उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये विकास कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि स्टील कंपनी, पावर प्लांट या थर्मल प्लांट। मगर मुआवजे क्या होंगे और जमीन किससे ली जाएगी, इसे तय करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। मगर छत्तीसगढ़ में पेशा के तहत लैंड एक्विजिशन के इस अधिकार की अवहेलना करते हुए सन 2005 में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफको ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। इसके तहत प्रेमनगर और उसके आसपास बसे 6 गांवों को मिलाकर तकरीबन 850 हेक्टेयर भूमि पर 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनी। मगर गांव वालों को यह मंजूर ना हुआ। उन्हें विकास कार्यों से परहेज न था, परहेज था तो दिए जा रहे मुआवजे से। उन्हें यकीन नहीं था कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उनके द्वारा दी जा रही जमीन का उचित मूल्य है। कहीं न कहीं दोनों पक्षों में विश्वास की कमी थी और ग्राम सभा की अनुमति लिए बगैर मेमोरेंडम साइन करना भी गांव वालों के गले न उतरा। इफको पावर प्लांट हमारे इस क्षेत्र का 3/4 हिस्सा ले रहा था और ये हम लोगों को मंजूर नहीं था। इस कारण ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग इसका विरोध किए। हालांकि इफको के अधिकारियों का कहना था कि सिर्फ 90 घर इससे प्रभावित होते, मगर यहां के निवासियों का कथन कुछ और ही है। हम लोग अपने जमीन पावर प्लांट को नहीं देंगे। जब तक नहीं देंगे
जब वो उतने ही ज़मीन हम लोग को दूसरे जगह नहीं देगा तब तक हम लोग अपना ज़मीन इफको पावर प्लांट को नहीं देंगे, क्योंकि जो हम लोग का जीने का साधन है, जो जीवन यापन करने का साधन है, मात्र हम लोग का यही ज़मीन है। इसलिए हम लोग पावर प्लांट को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। यहाँ हम लोग का जीने का साधन जंगल और ज़मीन है, जो मुख्य जीने का संसाधन है। और यहाँ छत्तीसगढ़ शासन और इफको कंपनी जो है वो अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है, और अगर इस कंपनी के लगने से हम लोग का पूरा आजीविका का संसाधन जो जंगल और खेती है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। और दूसरा बात क्या है कि ये नौकरी और मुआवजा अपने तरीके से नहीं दे रहा है जो हम लोग को मिलना चाहिए, और ना ही पुनर्वास का व्यवस्था सही ढंग से किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको नहीं चाहते हैं। हमारे गांव में कोयला खदान और इफको पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए। देखिए, हम इफको पावर प्लांट यहाँ नहीं लगने देंगे। हम अपने जंगलों को भी नहीं कटने देंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ग्राम सभा का प्रस्ताव का उल्लंघन हमारे संविधान का उल्लंघन है। साल 2005 और 2006 के दरमियान चंदन नगर ग्राम सभा द्वारा थर्मल पावर प्लांट लगाने के खिलाफ 3 प्रस्ताव पारित किए गए। ये प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति को लगातार भेजे गए। ये लंबा आंदोलन कारगर साबित हुआ। गांव वालों के आग्रह पर विशेष ध्यान देते हुए प्रस्तावित प्लांट को इन 6 गांवों से हटाकर दूसरे गांव में लगाने की योजना बनाई गई। जंगल में हमार बहुत जीविका है। जंगल में हमार कान मूल जड़ी जूटी और कांदा कुसा पान पतई लकड़ी झुड़ी ओमे हमार जीविका है, ओमे जियत रहन। जंगलों लच्छी में बरकरार रही। और जमीन है, आज जमीन में हम का चीज़ नहीं उगावतन। धान चाउर साग सब्जी आज सबला वह सत्यानाश कर। कैसे कानून के नियम से हम गांव का प्रस्ताव विरोध प्रस्ताव पास करने से हम और कैसे के चलते हमारे यहाँ पावर प्लांट नहीं लगी, अब नहीं लगने दिया। ये तो थी एक छोटे से हिस्से में छोटी सी जीत, मगर मुख्य बात ये थी कि गांव वालों ने पेसा को न सिर्फ समझा बल्कि उसका इस्तेमाल सही जगह पर किया। आज भी गांव वाले इस जीत का श्रेय पेसा अधिनियम को देते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में जो 19 ब्लॉक हैं वो सारे ब्लॉक पेसा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और 2005 में जब प्रेम नगर क्षेत्र में इफको पावर प्लांट के लिए MOU हुआ था, उस समय में वहाँ के लोग संगठित होकर और अचानक से एक MOU हुआ था जिसका गांव वालों को पता भी नहीं था। धीरे धीरे कुछ पता चला तो उसमें शुरुआती दौर में 5 गांवों के बारे में कहा गया था कि प्रोजेक्ट एरिया होगा, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम दिख रहे थे वो लगभग 25-30 गांवों में थे। तो कुछ चंदन नगर, प्रेम नगर, कांटारोली जैसे गांव के लोग एकजुट हुए और पूर्वजों की जो ज़मीन, जो जंगल सदियों से जहां लोग रह रहे थे वहां काफ़ी उपजाऊ ज़मीन भी है और जंगल है जिससे उन्हें लघु वनोपज प्राप्त होता है। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और एक सीधा सीधा उनका जो जुड़ाव है अपनी ज़मीन से और आजीविका का जो संसाधन है वो सब छीन रहा था। तो उस हिसाब से उन्होंने ग्राम सभा में पेसा एक्ट के अधिकार का उपयोग करते हुए उसके खिलाफ में प्रस्ताव पास किया कि हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चाहते जिससे हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, आजीविका के संसाधन हैं वो नष्ट हों। और अंततः पेसा एक्ट के तहत ही उस प्रोजेक्ट को उन गांवों से जाना पड़ा और ये ग्राम सभा की ताकत थी जो प्रस्ताव पास किए थे और ऐसा पेसा एक्ट के चलते ही हो पाया। पेसा एक्ट को लागू होने से आदिवासी वर्ग को बहुत लाभ हुए हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका मिला है और इनके जो संसाधन हैं, जल जंगल और ज़मीन, इनके अधीन हो गई है। इसी के तहत यहाँ पावर प्लांट लगने वाली थी, जिसको प्रस्ताव पारित नहीं किया। और जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो संभव नहीं है कि
प्लांट या दूसरा कोई चीज़ लग पाए यहाँ। तीसरा चीज़ है अपनी लोक कला संस्कृति की रक्षा खुद कर सकेंगे। ये पेसा एक्ट से लाभ हुआ है। हमारे चंदन नगर, अभयपुर, रघुनाथपुर गांव में पावर प्लांट लगे बर शासन बहुत जोर लगा रही, लेकिन हमन पेशा कानून के चलते हमने पावर प्लांट ला हटान, हमार जंगल जमीन सब ला पेशा कानून के चलते हम जीतने हैं न पावर प्लांट ला भगाए दे हैं। और इसी तरीके से पेशा कानून हर जगह में होना चाहिए ताकि सब जगह के लोग पेशा कानून के नियम से अपना जंगल जमीन सबको बचा लें। मगर मंजिल अब भी दूर है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक छोटा सा गांव है चेंद्रा। यहां के 250 घरों की आबादी अपनी आजीविका के लिए जंगल पर ही निर्भर है। ये सभी 50 किस्म के लघु वन उपज का व्यवसाय करते हैं। तेंदुपत्ता इन्हीं 50 किस्म की उपजों में से एक है। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का तेंदुपत्ता पाया जाता है और ऐसा अनुमान है कि सिर्फ तेंदुपत्ता के संग्रहण से ही 75 लाख की आबादी को तकरीबन 90 दिन का रोजगार एक साल में मिलता है। तेंदुपत्तों का इस्तेमाल बीड़ी को बांधने के लिए किया जाता है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 20 लाख मानक बैग है, जो देश की कुल उत्पादन क्षमता का तकरीबन 20% हिस्सा है। एक मानक बैग में 50 पत्तों के एक बंडल के हिसाब से करीब 1000 बंडल होते हैं। मगर चेंद्रा के गांव वाले इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें वन उपज के मूल भाव का बहुत छोटा सा हिस्सा प्राप्त होता है। हालांकि लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को हर्बल राज्य घोषित किया है और साथ ही राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद सहकारी संघ की भी स्थापना की है। मगर मंजिल अभी दूर दिखती है। मार्गदर्शक सेवा संस्थान जिस तरह से आजीविका के प्राकृतिक संसाधनों से पेशा कानून आने के पहले भी काम कर रही थी गांव में जाके, लेकिन कोई कानून न होने के चलते लोगों के पास अधिकार संपन्न नहीं थे। पेशा कानून 1996 में आया, तब से लगातार मार्गदर्शक सेवा संस्थान लघु उपज को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए और लोगों की मालिकी सुनिश्चित करने के लिए पेशा कानून के तहत लगातार शिक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव में जाके कर रही है, जिसके चलते कांटा रोली में शुरू किया और कांटा रोली के साथ आज सैकड़ों गाँव में जंगल को बचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और उस अधिकार संपन्न हो गए हैं कि वो अपने जंगल को बचा सकते हैं। और अधिकार होने के चलते, पेशा कानून आने के चलते आज जंगल को लोग नहीं काटने दे रहे हैं और अपनी आजीविका को लघु उपज के तहत वो लोग सुनिश्चित कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके आजीविका का 40% हिस्सा लघु उपज है। मार्गदर्शक सेवा संस्थान के प्रयास से और पेशा कानून के आने से आज लोगों के पास अधिकार हो गया है कि अपने लघु उपज को रख सकें और अपने जंगल को बचा सकें। सरकार की मदद से मार्गदर्शक सेवा संस्थान जैसे गैर सरकारी संस्थान और श्रीमान मेहंदीलाल जैसे समाज सेवक लोगों में चेतना लाने के प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कारगर होते भी दिख रहे हैं। सरकार द्वारा ग्रामीणों के हित में निकाली गई योजनाओं के प्रति गैर सरकारी संस्थान भी आशान्वित हैं। किंतु अब भी ऐसे गांव हैं जहां पेशा नहीं पहुंचा है और अगर पहुंचा भी है तो लोगों में जानकारी का अभाव है। आदिवासी समुदाय भोले होते हैं और आसानी से इनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। इनके इसी भोलेपन का फायदा उठाते हुए सालों से यहां सूद देने वालों का दबदबा रहा है। चंदन नगर का उदाहरण सबके सामने है और धीरे धीरे ये सभी मांग करने लगे हैं कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत उनका गांव भी लाया जाए ताकि वो अपनी जमीन और आत्मसम्मान की हिफाजत कर सकें। इनमें भी अपनी सक्षमता और ताकत का एहसास बढ़ गया है। अब ये बात समझ आने लगी है कि अगर तरक्की करनी है तो सरकार और पंचायत को मिलकर काम करना होगा। 2 दशक में अधिनियम में किए गए बदलावों, संविधान में हुए संशोधन,
सुनहरे भविष्य का ख्वाब तो जगाते हैं, लेकिन अनुभव से सीख लेते हुए और गलतियों को न दोहराते हुए ये देखना है कि इस दिशा में किए गए प्रयत्न कारगर सिद्ध हों।